जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए। 12th क्लास की यदि बात करूं बच्चों तो केमिस्ट्री का क्लास लगातार आपको दिया जा रहा है, छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से हम आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं। बोरिंग ना लगे इसलिए हम एक छोटे से लेक्चर में आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कराते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन जिसे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके पहले राउल्ट का नियम यदि आपने पढ़ा है, राउल्ट के नियम के आधार पर आप आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको क्रम से पढ़ाता हूं। यदि आप क्रम से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपने नोट्स नहीं ले तो नोट्स भी ले सकते हैं। 100 रुपीज मात्र चार्ज रहता बच्चों, मात्र 100 रुपीज। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करके प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करते हैं। इसके लिए राउल्ट के नियम को समझना पड़ेगा। राउल्ट ने क्या बताया था, किसी भी यदि आवासशील विलययुक्त विलयन में, जैसे हम बात करते हैं एक हमारे पास विलयन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डीप में चल रहा हूं। ये हमारा विलयन है बच्चों। विलयन में दो चीज है, एक तो आपका विलायक है, एक आपका विलायक है और दूसरा आपका विलेय है। ध्यान दीजिएगा, यदि विलेय अवाष्पशील है, वाष्पित नहीं होता है, अवाष्पशील है बच्चों, वाष्पित नहीं होता है, तो इसके द्वारा वाष्प दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह चीज तो आपको क्लियर रखना है कि भाई साहब यदि अवाष्पशील है तो इसके कारण इस विलयन के वाष्प दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो विलयन का वाष्प दाब होगा, यदि मैं कह दूं P, वो आपके विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। इन्हीं चीजों को अध्ययन करते हुए हमारे कौन राउल्ट साहब आए और बोले भाई साहब यदि किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में, हमारे पास ये विलयन है, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तब जो आपका ये विलायक का या विलयन का, दो में से कुछ भी कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का वाष्प दाब समान है, विलयन का या विलायक का वाष्प दाब किस पर डिपेंड करेगा, वो विलायक पर ही डिपेंड करेगा। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलेय पर नहीं डिपेंड कर सकता है। बस मैंने आपको पहले भी बता दिया ना भाई कि वाष्प दाब है क्या, जैसे कोई द्रव है वो वाष्पित होता है और वाष्पित होने के कारण जो दाब लगाता है उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। पहली बात समझ लिया करो कोई भी चीजें, कि जैसे हमारे पास कोई द्रव है, कोई विलयन है, उससे बना वाष्प, और वो जब दाब लगाया तो वो कहलाया वाष्प दाब। तो भाई जब विलेय अवाष्पित है, वो वाष्पित ही नहीं हो रहा, तो उसके कारण दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल मिलाकर के विलयन कह दी हम वाष्प दाब बोल दें या विलायक का वाष्प दाब, दोनों का समान होगा। इसी को अध्ययन करते हुए राउल्ट साहब बोले कि भाई साहब विलयन या विलायक का जो वाष्प दाब हो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल विलायक के मूल प्रभाज पर, विलेय पर कोई डिपेंड नहीं है। तो बताया भाई ठीक है, हम यदि बात करें Pa वो समानुपाती x से, यानी अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में विलयन या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि बच्चों हम यहां से समानुपाती हटाएं तो के एक नियतांक लग जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक की बात करते हैं। जब शुद्ध विलायक हो तो मोल प्रभाज उसका 1 होगा, मतलब उसमें विलेय ही नहीं है, तो केवल विलायक ही बचा किसी विलयन में। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। जब शुद्ध विलायक है तो उसका मोल प्रभाज 1 होगा, कारण किसी भी विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। जब विलेय है ही नहीं है तो विलायक अकेला ही 1 होगा। जैसे मान के चलते हो घर में एक रोटी है, जब आप सिंगल हो तो आप सिंगल खाओगे, 3 लोग हो जाए 3 में बंटता। अब विलयन में विलायक बस है तो विलायक का 1 हो जाएगा। किसी भी विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 होता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुद्ध विलायक के लिए बात करूं Pa जो है वो लगभग P0A के बराबर है। तब बच्चों मैं यहां पे यदि मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, P0A और K का मान यहां पर XA का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका K का मान आ गया, और फिर K का मान यहां पर रख दूंगा तो Pa बराबर P0A इंटू XA। ये देखो जरा, यही तो है राउल्ट का नियम, यानी पालन करेगा तो ये आपका नियम हो जाएगा। या आप कह सकते हो Pb बराबर P0B इंटू XB। दूसरे घटक के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यही राउल्ट का नियम है। तो भाई आदर्श विलयन वही विलयन कहलाएंगे जो एक निश्चित ताप पर या सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और राउल्ट के नियम का बच्चों कहने का मतलब Pa इक्वल P0A XA, जैसा अभी मैंने बताया, या Pb इक्वल
पी नॉट बी एक्स बी। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आपका आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, राउल्ट के नियम के ही आधार पर है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया। और इसके बाद जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, कुल मिलाकर के जैसे आपके घर में आपके घर का मुखिया कौन होगा, आपके पापा जी या बाबा जी, उनके आदर्श पर चलेंगे, उनके विचार पर चलेंगे तो आप उनके संतान और उनके सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन आप उनके आदर्श उनके विचार पर नहीं चलेंगे तो बोलते हैं जाओ बेटा मरना है जहां मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि मैं बात करूं अनादर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में जो राउल्ट के नियम का पालन ही ना करे, अर्थात बच्चों यदि पी ए बराबर मैं कहूंगा तो लिख दोगे आप पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ही ना करे, अर्थात मैं आपसे कह दूं ये नॉट इक्वल ए लिखना है ना, पी बी नॉट इक्वल ए पी जीरो बी इंटू एक्स बी, यानी जो आपका राउल्ट का नियम का पालन ना करे वो आपका अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अनादर्श विलयन दो प्रकार से होते हैं, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। देखो ये बराबर है तो मतलब बराबर है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि पी ए बड़ा हो पी जीरो ए इंटू एक्स ए, या कि पी ए छोटा हो पी जीरो ए इंटू एक्स ए। ऐसा भी तो हो सकता है पी बी बड़ा हो पी जीरो ए इंटू पी जीरो बी इंटू एक्स बी, और पी बी जो हो सकता है छोटा भी हो सकता है पी जीरो बी इंटू एक्स बी, ये कंडीशन। तो जब बड़ा होगा विलयन का ही वाष्पदाब या विलायक का वाष्पदाब अधिक हो गया, राउल्ट के नियम से अधिक है, तो फिर वो आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहला जाता है, और यदि कम है बच्चों तो ऋणात्मक विचलन युक्त कहला जाता है। इसको हम अनादर्श विलयन को दो भागों में बांट कर रखे हैं, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन, एक ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। मतलब ऋणात्मक का मतलब है कि विलयन का जो वाष्पदाब है और राउल्ट के वाष्पदाब से कम हो जाए, जो विलयन का वाष्पदाब है राउल्ट के वाष्पदाब से कम हो जाए तो आपका ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। हम धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डीप में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी बच्चों हम यहाँ पर अनादर्श और आदर्श के बारे में बात करते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा आदर्श, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहलाता है। तीन अंतर तैयार करना है, आजकल के एग्जाम में केवल तीन ही अंतर पूछा जाता है। दूसरा अंतर इसमें यह है कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैक्सिमम यहां पर लिखा रहेगा मैक्सिम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। लेकिन यदि हम इसकी बात करेंगे, अनादर्श की बात करेंगे, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नॉट इक्वल जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, परिवर्तन अधिक या कम हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके आयतन में कोई परिवर्तन, जैसे आदर्श विलयन जो भी है उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो डेल भी है बच्चों वो आपका मैक्सिमम कह सकते हो या मैक्सिम कह सकते हो, वो नॉट मतलब आपके जीरो के इक्वल है, कोई परिवर्तन नहीं। जबकि अनादर्श में आप लिखोगे डेल भी मैक्सिमम, ये नॉट इक्वल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो इनमें बच्चों आयतन परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। एक आध एग्जाम्पल की बात करें तो आदर्श विलयन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, बेंजीन में आप टालुइन मिला दो, बेंजीन में एक टालुइन मिला दो तो आपका आदर्श विलयन बन जाता है। और अनादर्श की बात करें तो एसीटोन आपके पास है, और एसीटोन में आप मिला दो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप 12th में बढ़िया पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसीटोन में यदि आप क्लोरोफॉर्म मिला देते हो तो फिर आपका वो अनादर्श विलयन कहला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के साथ साथ आपका अंतर भी तैयार हो रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर रहता है, छोटा सा वीडियो भी रहता है, और छोटा सा क्वेश्चन भी इससे बनता है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। चलिए, डिफरेंस परिभाषा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वो विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श, जो नहीं पालन करेंगे वो अनादर्श हैं। भाई जो राउल्ट के नियम का पालन करता है ये आपका पहला हो गया, पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए, या यहाँ पे पी जीरो नॉट इक्वल पी जीरो ए इंटू एक्स ए, ये चीज है। यहां पर एक अंतर देखो कि विलयन के अवयवों में मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि में होता है। मतलब विलयन में अवयवों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो शुद्ध अवयव के ही समान, जैसे हमारे पास विलायक है और जब आपस में मिला दिए तो विलेय विलायक इनमें समान होगा। समझ नहीं पाए ना, कोई बात नहीं। जैसे थोड़ा समझना, मैं कहता हूं कि हमारे पास विलायक है तो विलायक और विलायक के बीच आकर्षण बल होगा, सही है, सही है। विलेय है तो विलेय और विलेय के बीच आकर्षण होगा। जब आपस में मिलेंगे बच्चों तो बन जाएगा विलायक और विलेय, विलायक और विलेय, तो इनमें जो आकर्षण समान होता है। जो आपस में रहता है
वही मिलने पर भी इन दोनों के बीच आकर्षण बल रहता है, ये चीज बताया गया। आदर्श विलयन में आपस में जो आकर्षण बल है वही मिलाने पर भी आकर्षण बल है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये समान कोटि का नहीं रहता है, ठीक है। इसमें आयतन या एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखो जरा, और इसमें आयतन या एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस भी तैयार कर सकते हो, आदर्श विलयन, अनादर्श